ओके गाइस, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ओके, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले मैं आपको एक फिजिकल क्वांटिटी बता देता हूं जिसको कहते हैं हम एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? ये आपने किसी सिस्टम को एक सर्टेन हीट सप्लाई की तो उसमें डी क्यू डिवाइडेड बाय टी कर दो, यानी टेम्परेचर, तो वो आ जाता है आपका डी एस। तो एस इक्वल टू हो गया डी क्यू बाय टी, टी वन से टी टू। ओके, तो ये तो हुआ, इसको निकालना कैसे है? तो अब यार ये सब तुम निकाल सकते हो, जैसे आइसोथर्मल इक्वेशन, आइसोथर्मल जैसे चीज़ है, ठीक है, या कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, जैसे Q इक्वल टू एन सी पी डी टी होता है व्हेन कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या आ जाएगी आपकी एस एन सी पी डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें दो तीन चीज़, ये भी एक स्टेट वेरिएबल है, ये भी डिपेंड करता है आपका फाइनल और इनिशियल स्टेट क्या है, उतना बाकी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, जैसा आप देख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि एंट्रोपी बता क्या रहा है, ठीक है। तो एंट्रोपी बेसिकली ये बता रहा था कि वो सिस्टम कितना डिसऑर्डरली है। ओके, इसको मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास गैस है, या जैसे एक समझो कि एक तुम्हारे पास सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल, जैसे मेरा डस्टर कहाँ गया, ये रहा, जैसे ये मेरा डस्टर है, ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं है, इसमें जैसे ये पार्टिकल अगल बगल में ही रहेंगे। ओके, अब तुम जैसे कोई ऐसा पार्टिकल, जैसे तुम पानी ले लो, ठीक है, जैसे इस इंक की डब्बी के अंदर इंक भरी हुई है, तो ये जो डब्बी है इसके अंदर इंक भरी हुई है, ये लिक्विड स्टेट में है। तो लिक्विड में आप सोच सकते हो थोड़ा डिसऑर्डर ज़्यादा है, क्योंकि लिक्विड को अगर आपने शेक कर दिया तो इधर उधर हो जाता है, थोड़ा डिसऑर्डर है, रैंडम्स है। अब आप गैस की बात करो तो गैस तो पता नहीं पूरे समाज में फैली हुई है, इधर उधर ये वो, है ना, तो वो कहीं भी जा सकती है। सो वी कैन से दैट गैस हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ एंट्रोपी इन इट, काफ़ी सारी रैंडमनेस है, ठीक है। तो हम उसी की बात करें कि वही रैंडमनेस को इंडिकेट करने वाला एक वेरिएबल होता है एंट्रोपी। ओके, अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हमें समझनी है, स्पेशल पॉइंट्स, कि एंट्रोपी कंजर्व क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। एंट्रोपी एक सिस्टम की या यूनिवर्स की एंट्रोपी एक बार क्रिएट हो गई तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, ठीक है, और यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती जा रही है। तो अब इसका फॉर्मूला ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आप ये सोचो कि यार अगर आपको जैसे किसी गैस में एंट्रोपी लानी है, ओके, तो उसमें रैंडमनेस बढ़ानी है, तो आप अगर उसको हीट करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा, कुछ ना कुछ वो वर्क करेगी। वर्क करने का मतलब है कि गैस और फैल गई, यानी रैंडमनेस और बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यार अगर आपने किसी चीज़ को हीट किया तो उसमें हम रैंडमनेस पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर तुमने ज़्यादा टेम्परेचर है तुम्हारा ऑलरेडी और उसमें तुमने डी क्यू हीट डाली तो उतनी रैंडमनेस शायद नहीं होगी, अगर कम टेम्परेचर है तो शायद ज़्यादा रैंडमनेस होगी विद द सेम हीट, तो इसलिए टी से डिवाइड कर लिया। तो ये इस तरह का फॉर्मूला आता है अपना एंट्रोपी का। अब एंट्रोपी 2 मिनट में आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड। हाँ, अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, उनमें से हम पहला स्टेटमेंट समझने के लिए पढ़ते हैं एक इंजन के बारे में, कि इंजन क्या होता है, ठीक है। तो इंजन बेसिकली एक ऐसी मशीन होती है जिसको अगर तुमने कोई हीट क्यू सप्लाई की Q1, तो वो एक सर्टेन अमाउंट W वर्क करेगी और Q2 हीट बाहर एक्सेल कर देगी, ठीक है। ये इंजन होता है। इंजन इज बेसिकली अ मेथड फॉर कन्वर्टिंग हीट टू वर्क, और ये तुम्हारी वेस्टेड हीट होती है। तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या होगी, सोच के देखो, कितना काम किया वर्सेस कितना हमें उसे हीट देना पड़ा, W/Q1 हो जाएगी एफिशिएंसी ऑफ अ इंजन। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, हीट सप्लाइड इक्वल टू W प्लस जितनी हीट बाहर गई, ठीक है, एनर्जी कंजर्व करानी कुल मिला के। इधर हमने Q1 हीट डाली, इधर W, और इधर Q2 हीट चली गई, या इसकी इंटरनल एनर्जी में जा रही है, जहाँ भी जा रही है। तो हमारे पास W आएगा Q1 माइनस Q2। ये मैंने कुछ नहीं किया, एनर्जी कंजर्व कराई है बस, कि Q1 अगर हीट डाली, Q2 बाहर चली गई, तो Q1 माइनस Q2 बची है, वो सारी वर्क में कन्वर्ट हो गई। हम अभी ये मान रहे कि जो इसकी इंटरनल एनर्जी वो हमने बाहर फेंक दी, हम ऐसा कुछ मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो समझ जाओ, ज़्यादा सोचना मत, ये होगा मतलब Q1 अंदर गया, Q2 और W बाहर आ रहा है, तो Q1 इक्वल टू W प्लस Q2। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस Q2/Q1, ये हो जाएगा आपका ईटा। ओके, तो अब ये होती है आपकी एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, ठीक है। तो अब आपका जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ये है कि दुनिया में ऐसा कोई इंजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो आपका एक Q1 ले और उसको पूरा का पूरा W में कन्वर्ट कर दे। ऐसा कभी नहीं होने वाला, आपका थोड़ा सा हीट वेस्ट होगा ही होगा। ओके, तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ईटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं 1 से छोटा ही होगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए, बट पूरी तरह से सही नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके एक स्पेशल तरह का इंजन बनाया गया है जिसको हम कहते हैं कार्नो इंजन, ठीक है। एक स्पेशल तरह का इंजन बनाया इन लोगों ने जिसको हम कहते हैं कार्नो इंजन। ये चलो फॉर्मूला तुम लिख लो क्योंकि याद रखना है। तो कार्नो इंजन में क्या होता है
ये दुनिया का सबसे शानदार इंजन है, ठीक है। और ये दो टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में काम करते हैं, जहाँ पे T2 तो मान लो लो टेम्परेचर है, T1 हाई टेम्परेचर है, ओके। तो ये भी इंजन ही है, इसमें आप Q1 हीट डालते हो तो W काम करके देता है, Q2 हीट बाहर चली जाती है लोअर टेम्परेचर के पास, ओके। तो इसमें क्या बोला जाता है, या ये डायरेक्शन हटाओ इसको, तुम बस ये याद रखो कि ये T1 और T2 के बीच काम करता है। मैं इतना एक्सप्लेन करूंगा ना तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स कंफ्यूजिंग टॉपिक है। T1 और T2 टेम्परेचर के बीच में अगर ऑपरेट करा आपका कार्नो इंजन, जहां पे T2 लेस है, उसकी एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2/T1। ईटा कार्नो इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा T2 बाय T1, ओके। अब ये कहाँ से आता है, तो आप क्या करते हो कि ये जो आपका है ना ईटा, वो आप लेते हो, ठीक है, और इसमें अप्लाई करते हो। फिर हम यहाँ पे एंट्रोपी लगाते हैं, एंट्रोपी वाला जो है ना फॉर्मूला, वो लगाते हैं Q/T। फिर हम ये ऑब्जर्व करते हैं भाई कि अगर ये इंजन जो है, अगर ये परफेक्ट इंजन होता तो इसमें एंट्रोपी ज़्यादा से ज़्यादा सेम रह जाती, ठीक है, बढ़ तो कम तो हो नहीं सकती, हमने बताया था। तो अगर ये सेम एंट्रोपी रह जाती ना, तो ये एफिशिएंसी आती है। और हम ऐसा कहते हैं कि ये एफिशिएंसी से ज़्यादा दो टेम्परेचर के बीच दुनिया में कोई इंजन ऑपरेट नहीं करता है। इसको कहते हैं कार्नो इंजन। अब यहाँ पे कार-नॉट होता है वैसे वो, बट उसको प्रोनाउंस कार्नो कहते हैं, ओके। तो क्या है स्टेट, तो देखो पहले समझो क्या क्या तुम्हें याद रखना है। एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है dQ/T का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये पहली चीज़ याद रखो। फिर याद रखो कि एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इज वर्क डन बाय द इंजन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड टू इट। फिर ये देखो कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन इज गिवन बाय 1 माइनस T2/T1, जहाँ पे T2 इज द लोअर टेम्परेचर, T1 इज द हायर टेम्परेचर, ओके, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होनी चाहिए ना एफिशिएंसी। तो ये दो टेम्परेचर के बीच काम करता है, T2 और T1। और हम ऐसा कहते हैं कि कोई भी आप इंजन ले लो, कोई भी इंजन ले लो, उसकी एफिशिएंसी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है सेम टेम्परेचर्स के बीच में, है ना। तो आपको कई बार क्या कर रखा होगा कि अब कोई भी आपका ये इंजन होता है ना, वो दो टेम्परेचर्स के बीच काम करता है, T1 एंड T2। तो हम ये बोल रहे हैं बस कि अगर कोई आप यहाँ पे इंजन घुसा दो T1 और T2 टेम्परेचर्स के बीच में, मैक्स टू मैक्स उसकी एफिशिएंसी इतनी हो सकती है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि एक इंजीनियर है, उसने तुम्हारा एक ऐसा बनाया इंजन जिसकी एफिशिएंसी 90% है, और जो टेम्परेचर्स हैं वो है आपका एक तो 100 केल्विन है, और नहीं, एक जो आपका टेम्परेचर है वो 373 केल्विन है, एक टेम्परेचर आपका 343 केल्विन है। और ये टेम्परेचर केल्विन में लेना है ना। देखो फिजिक्स में जहाँ भी टेम्परेचर है सब जगह केल्विन लेना है, कुछ सोचना नहीं है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, तो ये पूछेंगे कि यार इसने एक ऐसा इंजन बनाया है जिसका टेम्परेचर जो है 343 और 373 केल्विन है, और बोल रखा है 90% एफिशिएंसी। तो हम देखते हैं सत्य है या झूठ है। तो लोअर टेम्परेचर 343 है, हायर टेम्परेचर 373 है, तो ये आपका आ जाएगा 30/373। और इसकी एफिशिएंसी तो बहुत कम हो रही है, ये तो लेस देन 10% हो गया भाई, और ये तो 90% एफिशिएंट बता रहा है। तो ये इंजीनियर कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, ये हमें फंसा रहा है, ओके। तो ये एप्लीकेशन होता है इस लॉ का। तो थर्मोडायनेमिक्स अपना यहीं पे खत्म है, इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। कार्नोट रेफ्रिजरेटर तुम देख सकते हो, कार्नोट रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, हम यहाँ पे W हीट डालेंगे, ठीक है, W हम इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे इसमें, Q आपकी हीट होगी और Q2 हीट इसमें बाहर आ जाएगी। तो ये टेम्परेचर जो आप देखना, कभी फ्रिज के बाहर आप देखोगे तो गर्म लगेगा पीछे से फ्रिज, तो ये वो हीट है। W आपकी इलेक्ट्रिसिटी ने जो वर्क किया वो, और Q1 हीट ये आपके सब्सटेंसेस से ले रहा है। तो इसके केस में एफिशिएंसी आप ऐसी कुछ लिख सकते हो कि कितनी हीट इसने बाहर छोड़ी डिवाइड बाय ईटा। इसको आप शायद परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या कहते हैं, इसको अपन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं इसको, और इसकी वैल्यू Q2/W। तो ये Q1 है, ये Q2 है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कह देते हैं। बट यार ये सब भूल जाओ तुम, रेफ्रिजरेटर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुम्हें यार, ठीक है, इतना ही सोचना अपन को। बेसिकली क्या किया तुमने, कितनी हीट इसने एक्सट्रैक्ट कर ली फॉर अ गिवन वर्क, इसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं, K लिख देते हैं, बीटा लिख देते हैं कोई लोग, ठीक है। ये रेफ्रिजरेटर है, बट इसको जाने की जरूरत नहीं, भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ बोला था, ठीक है, हटाओ इसे। तो अब देखो, तो अब मैं बता देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स में और क्या क्या बताया मैंने आपको स्टार्टिंग से। सबसे पहले अपने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने आपको बताया फर्स्ट लॉ क्या होता है, Q = U + W। W इज वर्क डन बाय सिस्टम, U इज इंक्रीमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंड Q इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। U का फॉर्मूला हमने देखा F/2 nRT, ओके। W निकालने का हमने देखा PdV का इंटीग्रेशन, और Q हमने निकालने के देखा। फिर हमने क्वेश्चन की उसके बेसिस पे Q हमने से चेंज करके देखा, प्रोसेसेस यूज़ की, ठीक है। उसके बेस पे मैंने आपको समझाया कि अलग अलग प्रोसेसेस, एडियाबैटिक है तो क्या होगा, आइसोथर्मल है तो क्या होगा, आइसोकोरिक है तो क्या होगा, आइसोबारिक है तो क्या होगा, इस तरह की हमने बातें की, ठीक है। फिर हम आ गए गैसेस के स्पेसिफिक हीट्स वगैरह पे, वो हमने डिस्कस किया। फिर हम बात की एंट्रोपी की, एंट्रोपी का फॉर्मूला ds/T का इंटीग्रेशन या ΔQ/T, ओके। उसके बाद हमने देखा एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन, एफिशिएंसी ऑफ नॉर्मल इंजन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट। तो ये आप देखो अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स हैं,
जैसे एक स्टेटमेंट ऐसा कहता है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, एक स्टेटमेंट ऐसा कहता है कि कभी परफेक्ट इंजन बन नहीं सकता जो एकदम 1 एफिशिएंसी दे दे। तो इस तरह के बहुत सारे रहते हैं, तो कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो और इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में दिया नहीं है। तो अगर आपको ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो क्वेश्चंस के लिए मैं कहूँगा एचसी वर्मा बेस्ट सोर्स है, बेस्ट ऑफ बेस्ट सोर्स है क्वेश्चंस के लिए। लेकिन एचसी वर्मा में क्या कर रखा है यार कि बहुत सारी फालतू इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की नहीं है। जैसे इसमें बहुत सारे जैसे इंजन 4 स्ट्रोक इंजन डिस्कस कर रखा है, अब ये सब सिलेबस में ही नहीं है तो क्या मतलब पढ़ के। तो उन चीज़ों को तुम हटा दो, उसके अलावा पढ़ सकते हो, है ना। जो जो मैंने चीज़ें बताई उसको इलेबोरेट करते हुए पढ़ सकते हो, या बेस्ट तो यही है कि आपके पास कोई कोचिंग वगैरह मटेरियल हो तो वो हो। बाकी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट तो यही है, ओके यही है बस। तो हो गया अपना थर्मोडायनेमिक्स भी, अपन हीट ट्रांसफर देखेंगे, फिर ग्रेविटेशन देखेंगे और इसी के साथ 11th की फिजिक्स अपनी हो जाएगी। Thanks for watching this video till the end. I'm sure that you enjoyed it. यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो YouTube पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।